दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात हुई और उसके ठीक एक दिन बाद यानी आज योगी का मंत्रिमंडल जो है उसकी बैठक ली गई। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल की तरफ ये जो बैठक है ये इशारा करती है। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या मंत्रिमंडल के कई चेहरों की ये आखिरी बैठक थी? क्या होली के बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट का चेहरा योगी बदलने वाले हैं? क्या 2027 की चुनावी तैयारी की शुरुआत कैबिनेट विस्तार से होने जा रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सियासी संकेतों में छिपे हैं। जरा इस बैठक के मायने हम आपको समझाते हैं। शनिवार को दिल्ली में योगी की पहले नड्डा से मीटिंग, फिर 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंथन और अब लखनऊ से लौटते ही सीधे मंत्रिमंडल को तलब करना। क्या दिल्ली में मंथन के बाद किसी खास तैयारी में जुट गए हैं सीएम योगी? हर सियासी पंडित इसी का जवाब तलाश रहा है, क्योंकि पहले से ही यूपी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज है। अब सवाल उठता है कि अगर मुद्दा कैबिनेट बदलाव ही है तो मंथन में किन चेहरों पर सहमति बनी? उम्मीद की जा रही है कि होली के बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा और इस कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है, तो कई मंत्रियों का जो नंबर है पत्ता वो भी कट सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जल्दी उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। यानी 2027 से पहले योगी कैबिनेट और संगठन दोनों पर फोकस कर रहे हैं। कैबिनेट की बात करें तो अभी 6 पद खाली हैं, जबकि संगठन की बात करें तो जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बाकी है। कैबिनेट विस्तार में यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कुछ अन्य विधायकों की मंत्रिमंडल में वापसी की चर्चा है, जबकि संगठन चुनाव में नए प्रदेश अध्यक्ष के जरिए जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर फोकस है। यानी आज की मंत्रिमंडल बैठक योगी के प्लान 27 का वार्म अप है। होली का रंग जैसे जैसे चढ़ेगा, यूपी का सियासी रंग और भी गहरा होता नजर आएगा। औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, ये लड़ाई यूं तो बड़ी लंबी है। खासकर मराठा लैंड में कई दल शिवाजी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आरटीआई से सामने आई जानकारी ने सभी सियासी दलों के चेहरे से नकाब हटा दिया है। आगे की कहानी से पहले एक सवाल, जरा बताइए आपकी नजर में 500 रुपए की मदद क्या मायने रखती है? सवाल इसलिए क्योंकि शिवाजी के मंदिर को सरकार महज 500 रुपए महीने का अनुदान देती है, जबकि दूसरी तरफ क्रूरता का प्रतीक औरंगजेब इसकी कब्र पर सालाना 2 लाख रुपए खर्च करती है। अब आप बताइए, क्या ये मराठा लैंड में मराठा शौर्य शिवाजी का अपमान नहीं है? और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, सत्ता में कोई भी दल रहा हो, सभी सरकारों में औरंगजेब की कब्र पर नेमत बरसती रही, जबकि मराठा शौर्य शिवाजी के मंदिर को मिला क्या? 500 रुपए, वो भी महीने भर के। एक क्रूर शासक जिसके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे थे, जिसने सत्ता के लिए अपने ही परिवार के सिर थाली में परोसे, जिसे मुगलिया दौर का सबसे हिंसक शासक माना गया। जरा सोचिए, आज के दौर में भी ऐसे औरंगजेब की कब्र पर सरकारें लाखों खर्च कर रही है। एक आरटीआई की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि अत्याचारी औरंगजेब की कब्र को एएसआई संरक्षित घोषित कर दिया है, जबकि मराठा शौर्य शिवाजी का मंदिर एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया। औरंगजेब की कब्र पर सालाना 2 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि शिवाजी के मंदिर को महज साल के 6000 रुपए का अनुदान मिला है। हैरत की बात है कि औरंगजेब की कब्र की देखरेख के लिए केंद्र सरकार से फंड मिलता है, जबकि शिवाजी मंदिर को महाराष्ट्र सरकार से अनुदान। जरा सोचिए, मराठा लैंड पर मराठा शौर्य शिवाजी के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है। ये कांग्रेस के समय में कभी कभी कोई विभाग से कांग्रेस के समय ये अनुदान शुरू हुआ होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार को ऐसे अनुदान के बारे में कोई फाइल पढ़ने में नहीं आती। अब आपने बताया है, आपके पास अगर ये जानकारी और ज्यादा है तो मुझे दीजिए केंद्र सरकार से, मैं खुद फॉलो अप करूंगा, रोज एक पत्र लिखूंगा। मैं खुद सीएम साहब से बात करूंगा और जो आज का मेंटेनेंस कॉस्ट है जिसकी ज़रूरत है, उतनी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाने का जो है वो डिसीजन सीएम साहब को लेने के लिए मैं बोलूँगा। हालांकि जब मुगलिया सोच वाला सच सामने आया तो सीएम से मंत्री तक सब हरकत में आ गए और सालों से दबी गुप्त फाइलें खोले जाने की बात होने लगी। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। यानी सनसनीखेज सच सामने आने के बाद मुगलिया निशानी को महाराष्ट्र से बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है।
अब देखना होगा औरंगजेब के नाम पर गदर मचाने वाले क्या सच में उसकी कब्र को महाराष्ट्र से शिफ्ट करने में कामयाब होंगे या शिवाजी की धरती पर औरंगजेब यूं ही मराठा लैंड को चिढ़ाता रहेगा। राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की अहम भूमिका रही है, लेकिन बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद फिर से महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाने में जुटे उद्धव ठाकरे अब नई राह पर चल पड़े हैं। कभी जय श्री राम के नारे लगाने वाले उद्धव अब नए नारे के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाने की फिराक में हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जय श्री राम का जवाब जय शिवाजी और जय भवानी से करने की बात कही है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है तो जय शिवाजी और जय भवानी के जवाब के बिना उसे जाने न दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है और हमारे समाज के साथ जो किया है उसके लिए मैं बीजेपी को माफ नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया। उद्धव के सिपा सलार जहां इस बयान के बचाव में उतर आए तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को अल्लाहू अकबर कम बोलने की नसीहत दे डाली। ढोंगी हिंदुत्ववादी लोग हैं, राम राम की जगह जय श्री राम लाया है। जो जय श्री राम बोलेगा वो बीजेपी का आदमी है, ये उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बना है नया। तो राम राम जो है हमारा गरीबों का वो खत्म कर दिया। ऐसा है, जिस सास में हम जय श्री राम बोलते हैं उसी सास में हम जय शिवराय भी बोलते हैं, मगर उन्होंने अल्लाह अकबर बोलना कम करना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में शिवाजी महाराज का मुद्दा हमेशा अहम रहा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब विपक्ष इसे एक बार फिर से उठाने की फिराक में जुट गया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 13 मार्च को जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाला है। होली के वक्त होने वाले इस आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार भी उनकी मंशा पर ही सवाल उठा रही है। वक्फ बिल पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जा चुकी है। जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सभी की चिंताओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की गई है। अब किस बात पर एतराज है? अब मैं पूछता हूं कि उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा कौन सा बिंदु है जिसपे किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई एतराज अगर है या किसी अल्पसंख्यक, क्योंकि ये कानून अब जो बन रहा है निश्चित तौर से और ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इसके खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन किया। लेकिन जब इनसे वक्फ संशोधन बिल पर बने ड्राफ्ट के बारे में पूछा गया तो जवाब नहीं दे पाए। 5 बातें बताइए जो कि ड्राफ्ट में लिखा हुआ है जिसके विरोध में आप खड़े हैं। नहीं, हम तो समर्थन में आए हुए हैं और 5 ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो साजिश चल रहा है कि जान भी दे देंगे तो अब जान भी ले सकते हैं और मरता क्या नहीं करता। इतना ही नहीं, ये प्रदर्शनकारी 13 मार्च को दिल्ली में होने वाले आंदोलन में भी शामिल होंगे। ये कह रहे हैं कि जब 13 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में, तो ये सारे लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जाकर के उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। उत्तराखंड सरकार का अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में गैरकानूनी तरीके से चल रहे तमाम मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है और कार्रवाई का ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और प्रशासन की टीम देहरादून से सटे साहसपुर पहुंची, जहां पहले से चिन्हित अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और साहसपुर इलाके में 3 मदरसों को सील कर दिया। आरोप है कि ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के किराए के कमरों में चलाए जा रहे थे। प्रशासन की टीम में तहसील, शिक्षा विभाग, MDDA, अल्पसंख्यक विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब तक की कार्रवाई में देहरादून क्षेत्र में करीब 12 मदरसों को सील किया जा चुका है। कार्रवाई की खबर पाकर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन प्रशासन भी पूरी तैयारी से आया था। प्रशासन का दावा है कि सील किए गए मदरसे उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं थे। इसके अलावा इनका निर्माण बिना आवश्यक स्वीकृति के किया गया था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से इन मदरसों के नक्शे स्वीकृत नहीं थे और कई मामलों में भूमि के उपयोग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की तो इसका असर दिल्ली तक दिखा। ईडी ने आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई ठिकानों पर छापेमारी मारी और ऐसा आरोप है कि बघेल के शासनकाल में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर ये छापेमारी की गई।
जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के समर्थक सड़क पर उतर आए और ईडी के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दूर पे बघेल के आवास में ईडी पूछताछ कर रही थी, तो बाहर समर्थक ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर 4 गाड़ियों में ईडी के 18 अधिकारी पहुंचे और बघेल के कार्यालय में हुए घोटाले के आरोपों की जांच शुरू कर दी। इस बीच बघेल की ओर से सफाई भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। कांग्रेस इसे मुद्दे से ध्यान भटाने की कार्रवाई बता रही है, तो सत्ता पक्ष का आरोप है कि बघेल के शासनकाल में तमाम बड़े घोटाले हुए। ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है, ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। सुबह पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ की भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर कई घंटों तक छापेमारी की और पूछताछ भी की। इस बीच बैंक कर्मियों को भी बघेल के घर पर बुला लिया गया और साथ ही नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भूपेश बघेल के घर में भारी मात्रा में नकदी भी मिली है, जिसे गिनने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जांच के बाद दस्तावेज लेकर निकल रही अधिकारियों की टीम की गाड़ी को बघेल समर्थकों ने रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ी के सामने खड़े हो गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इधर कुछ ही देर पर घर से बाहर निकले भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने बताया कि 2017 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, लेकिन इस राहत के बाद भी अब बीजेपी बौखलाई हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नेताओं की भीड़ ज्यादा बढ़ने से मंच टूट गया और इसके बाद कुछ नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये देखते देखते कांग्रेस का ये मंच गिर गया, जिससे मंच पर मौजूद नेता और कार्यकर्ता सीधे जमीन पर गिरे। मंच गिरने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जिन कार्यकर्ताओं को चोट आई उन्हें उठाने के लिए दूसरे कार्यकर्ता पहुंचे। देखिए कैसे ये महिला कार्यकर्ता दर्द से कराह रही है। आराम से बेटा, छोटे इसको पानी लाना थोड़ी। हादसे में किसी का पैर टूटा तो किसी का हाथ, तो कई दर्द की वजह से उठ तक नहीं पाए, जिन्हें किसी तरह उठाया गया। ये संघर्ष है, संघर्ष में कई चीजें होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस संघर्ष के दौर में है और संघर्ष में कई चीजें होगी, कई चीजें टूटेगी, कई हादसे होंगे। लेकिन घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस के नेता मंच की मजबूती को लेकर कुछ ज्यादा आश्वस्त थे, शायद जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, जिसमें किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। करीब एक दशक से शून्यकाल में गई कांग्रेस अब जमीन पर जिंदा होती नजर आ रही है। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस कार्यकर्ता ग्राउंड पर हुंकार भर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन क्या अचानक नींद से जागने जैसा नहीं है, या राहुल गांधी बब्बर शेर संग्राम के लिए अब तैयार है। भोपाल में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं आगे बढ़े तो इस दौरान उनकी पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई, जिस पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर कुछ नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। कार्यकर्ता और नेता रोशनपुरा चौराहे पर एकत्रित रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ाने और किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है किसानों के हितों में लगातार संघर्ष जारी रहेगा। उधर दिल्ली में कांग्रेस की महिला इकाई ने भी प्रदर्शन किया। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता संसद भवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो रोकने पर उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। सैकड़ों की संख्या में जंतर मंत्र पर पहुंची महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने और इसमें
ओबीसी कोटे की महिलाओं को शामिल करने की मांग को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला की कांग्रेस अध्यक्ष बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और हाथ में बैनर लिए नारेबाजी की। बिहार के चुनावी समर में हथियार क्या क्या हो सकते हैं? रोजगार, भ्रष्टाचार, आरक्षण? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई हथियार नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार में थाली पीट रहे हैं ताकि जनता उनकी जीत पर ताली पीट सके। और इतना ही नहीं, चुनावी समर में आरजेडी ने दिल्ली जैसा सुर संग्राम छेड़ दिया है और गाने के सहारे सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में जो प्रयोग सुपर फ्लॉप हुआ, क्या बिहार में वही कैंपेन कॉपी करना आरजेडी के लिए फायदेमंद होगा? हाथ में थाली और गिलास, सियासी मैकेनिक सोशल इंजीनियरिंग करने मैदान में उतर चुके हैं। गानों के बोल जोश भर रहे हैं और गाने के शब्द बाणों से होशियारी का प्रचार कर रहा है। यानी नीतीश के खिलाफ लालू के लाल फुल प्लान के साथ मैदान में है। प्लान नहीं, बल्कि ये तेजस्वी का बिहार में ऐलान है। अगर सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को 2500 रुपए महीना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500, लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी। ये आरजेडी के वो चुनावी पत्ते हैं जो इलेक्शन के ऐलान से पहले ही खोल दिए गए हैं और कानों के जरिए अपने वादों का बखान कर रही है आरजेडी। लेकिन इसी तरह का सुर संग्राम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी छेड़ा था और नतीजे बेहद निराश करने वाले रहे। तो तेजस्वी को एक बार फिर सोच लेना चाहिए, कैंपेन का दिल्ली मॉडल बिहार में कितना हिट रहेगा। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों दो ही चीजें दिख रही हैं, एक विपक्ष और उससे जुड़े संगठनों का प्रदर्शन और दूसरा सत्ता के समर्थन में पोस्टर वॉर। पटना में एक ऐसे ही पोस्टर की चर्चा खूब हो रही है जिसके जरिए आज यानी 10 मार्च को काला दिन बताते हुए लालू यादव और आरजेडी पर निशाना साधा गया है, क्योंकि आज ही के दिन 10 मार्च 1990 को लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पोस्टर के जरिए लालू यादव के चारा घोटाले सहित तमाम मुद्दों को उछाला जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 10 मार्च को अगर लालू यादव मुख्यमंत्री ना बने होते तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती। 10 मार्च 1990 का वो काला दिन, ढोल बजाने के लिए शपथ लिया, भूलेगा नहीं बिहार। पटना की सड़कों पर ऐसे पोस्टर्स की भरमार है जिनके जरिए बिहार की जनता को लालू युग की याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये पोस्टर्स उनके नहीं है। अब सवाल ये है कि आरजेडी के खिलाफ पोस्टर वॉर में मिस्ट्री मैन कौन है? सबसे पहले तो हम आपको ये पोस्टर दिखा देते हैं। ये गांधी मैदान के पास भी लगाया गया है, इनकम टैक्स गोलंबर के पास भी, आर ब्लॉक भी, अलग अलग राजधानी पटना के जो इलाके हैं वहां पर ये पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर में इस बात को कहा जा रहा है कि 10 मार्च 1990 का वो काला दिन बिहार की जनता नहीं भूलेगी। यानी चुनावी समर में पोस्टर भी बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं। लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स के पीछे कौन है, ये कोई कबूलना नहीं चाहता। हालांकि किसे इसका फायदा होगा ये साफ पता चल रहा है। 10 मार्च 1990 का वह काला दिन, जिस दिन श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और जानवरों के चारा तक को चढ़ जाने का काम किया था। घपले, घोटाले, हत्या, अपराध, नरसंहार, अपहरण, बलात्कार, इसका एक इतिहास लिखने का बिहार में काम किया। यानी बीजेपी पोस्टर वॉर से खुश है लेकिन खुद के शामिल होने से इनकार कर रही है, जबकि अतीत याद दिलाने वाले का आरजेडी तो नाम तक लेने से बच रही है। हालांकि आरजेडी के बचाव में कांग्रेस जरूर मोर्चा संभाल रही है, लेकिन सवाल वही पुराना, पोस्टर वॉर के जरिए क्या चारा घोटाले के जिन को जिंदा करने की कोशिश चल रही है? क्या बिहार विधानसभा में चारा घोटाला ही सत्ता और बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार होगा? भीषण बर्फबारी के बाद भले ही कश्मीर घाटी में पारा डाउन है, लेकिन रमजान के महीने में हुए एक फैशन शो को लेकर सियासी पारा हाई है। गुलमर्ग में एल इंडिया की तरफ से आयोजित फैशन शो के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। दरअसल रमजान के पाक महीने में उत्तर कश्मीर के फेमस स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं और पुरुष सेमी न्यूड कपड़ों में रैंप वॉक करते हुए नजर आए। इस फैशन शो का आयोजन एल इंडिया की तरफ से किया गया था। जैसे ही फैशन शो से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बवाल होने लगा। जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने इसे शर्मनाक बताया। गुलमर्ग फैशन शो पर सियासी घमासान यही नहीं रुका,
जम्मू कश्मीर में मंत्री सकीना एटू ने भी इसे गलत बताया। एक तरफ जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां इस फैशन शो की निंदा कर रही है, इससे शर्मनाक बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कश्मीर में अमन शांति और बदलाव के लिए जरूरी बता रही है। भारत की जीत के बाद एक तरफ पूरे देश में लोगों ने जश्न मनाया, तो वहीं कुछ शहरों में लाठीचार्ज की नौबत पहुंच गई। बवाल देखने को मिला। महाराष्ट्र, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में भी जाम, जश्न और हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले हैदराबाद के तेलंगाना की एक तस्वीर देखिए। हाथों में डंडे लेकर पुलिस यहां लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। दरअसल भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद यहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन भीड़ बढ़ने लगी और रास्ता जाम होने लगा, जिससे हालात बेकाबू हो गए। महाराष्ट्र के नागपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। भारत की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। इस दौरान भीड़ इतनी ज्यादा अनियंत्रित हो गई कि लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को लोगों के ऊपर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दरअसल ये बेहद भीड़भाड़ वाला ये इलाका था, जहां इतनी बड़ी संख्या में फैंस सड़कों पर उतर आए और लोगों के बीच सड़क पर ही आतिशबाजी भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी भारत की जीत के जश्न में लोगों की भीड़ जुट गई और यहाँ पर भीड़ ये बेकाबू हो गई। दरअसल यहाँ जश्न मना रहे एक युवक से सब इंस्पेक्टर ने तिरंगा छीन लिया और इसके बाद गुस्साई भीड़ पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की पर उतर आई। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख सब इंस्पेक्टर अपनी जान बचाने के लिए चौकी में घुस गया और फिर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। विशेष समुदाय के लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। मामला उस वक्त बेकाबू हो गया जब सोशल मीडिया पर रमजान को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। पोस्ट के वायरल होते ही सहारनपुर की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। मुस्लिम युवा सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में लोगों की चप्पल और जूते भी वहीं छूट गए। पुलिस ने उपद्रव फैलाने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि भीड़ में कुछ बाहरी लोग शामिल थे जो यहां हंगामा कर रहे थे। एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी से एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी कुछ दिन पहले। आज कुछ लोगों द्वारा इसमें जाम लगाया गया शीघ्र कार्रवाई हेतु, जिसे पुलिस द्वारा वहां पर समझा बुझाकर वहां पे उनको हटा दिया गया है और इसमें अभी जांच प्रचलित है और जो भी जांच में आएगा उसके विरुद्ध आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले हफ्ते इस्माइलपुर पठानपुरा के रहने वाले एक शख्स की फेसबुक आईडी से पोस्ट डाली गई थी, जिससे रमजान और इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक बात लिखी गई थी, जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अब आपत्ति जताई। धीरे धीरे तनाव बढ़ गया और आज मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने बस स्टैंड पर हंगामा खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हिंदू युवक की हत्या के चलते तनाव का माहौल पैदा हो गया। गुस्साए लोगों ने गाजीपुर बॉर्डर पर जाम लगा दिया। पुलिस ने यामीन और तालिब नाम के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि 3 की तलाश अभी भी जारी है। इस हत्याकांड के बाद से नाराजगी का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हत्या से गुस्साए लोग नेशनल हाईवे पर उतर आए। रोहित की हत्या का जोरदार विरोध हुआ, जिसके बाद पूरे हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। घंटों तक गाड़ियां रेंगती नजर आई। आपको बता दें कि गाजीपुर के रहने वाले रोहित की बॉर्डर के नजदीक कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप यामीन और तालिब नाम के शख्स पर लगा है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सुबह नेशनल हाईवे 24 पर गाजीपुर के पास सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। हालात ये रहे कि नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोग घंटों जाम से जूझते रहे। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। ऐसे में ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोहित की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। लोग नेशनल हाईवे पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। हत्याकांड को लेकर पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में होली को लेकर खास तैयारी की गई है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी यहां बड़ी तैयारी कर रखी है। होली पर अमन चैन बना रहे, इसलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिसकर्मी तैनात आ रहे हैं। पीएसी के जवान हैं जो कि तैनात हैं और पूरी तरीके से जो ये इलाका है एक तरीके से पुलिस की कड़ी निगरानी में है।
दरअसल होली रमजान एक साथ पड़ रहे हैं, इसलिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर खास प्लान बनाया गया है। संभल में 29 सेक्टर और 6 जोन बनाए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है ताकि कोई अशांति न हो। होली की शोभा यात्रा बॉक्स फॉर्मेट के अंदर निकाली जाएगी, यानी शोभा यात्रा को पुलिस सुरक्षा देगी ताकि कोई अशांति न हो। पुलिस, पीएसी, आरआरएफ की 7 कंपनी और 2 प्लाटून पीएसी के जवान इलाके में तैनात रहेंगे। सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर संभल में चप्पे चप्पे पर रहेगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है ताकि अमन, भाईचारे और मेल मिलाप के त्योहार पर किसी तरह की अशांति न हो। होली को लेकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन में है और वो होली के रंग में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भी तैयार है। साथ ही रात के समय चेकिंग अभियान भी चला रही है। रात के वक्त सड़क पर मुस्तैद पुलिस की टीमें, गली में फोर्स के साथ अधिकारी, मकान और वाहनों की चेकिंग। सड़क हो या चौराहे हो, जगह जगह पुलिस ही दिखेंगी। इतना ही नहीं, गली, सड़क, चौराहे पर जो लोग रात के वक्त बेवजह दिखे, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि दमोह में कुछ दिन पहले गोकशी की घटना हुई थी, जिसे लेकर इलाके में माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में होली के त्योहार को लेकर पुलिस की टीमें एक्टिव हैं और होली के रंग में जो भंग डालेगा उनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाने को तैयार हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षा का एहसास तो दिलाया ही, साथ ही उनसे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा जो होली पर माहौल खराब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक पहले ही होली पर सुरक्षा की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं और हर साल ऐसी ही तैयारियां की जाती हैं। अब राजस्थान पुलिस भी हुड़दंगियों से आर पार के लिए तैयार है। रैपिड एक्शन फोर्स और सिविल पुलिस होली में रंग में भंग डालने वालों से निपटने के लिए तैयार है। सामने दंगाइयों की भीड़ और एक्शन में रैपिड फोर्स। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और हुड़दंगियों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया। जो कहानी आप सुन रहे हैं वो रियल नहीं, एक ड्रिल का हिस्सा है, लेकिन उपद्रवियों को सख्त संदेश भी। अगर होली पर रंग में भंग डालने की कोशिश की तो सीएम भजन लाल की फोर्स भजन नहीं गाएगी, बल्कि इसी अंदाज में पलटवार होगा। तस्वीरें जयपुर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड की हैं, जहां होली को लेकर फोर्स की रिहर्सल और दंगे जैसे हालात से निपटने की ड्रिल चल रही है। मजमे को यहां से भगाया जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान किसी भी हालात के लिए तैयार हैं, फिर चाहे सामने दंगाई हो या बलवाई पहलवान। होली पर जिसने भी बुरी नजर डाली, राजस्थान पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। एक तरफ मसाने की होली और दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ के धाम में रंग भरी एकादशी। बाबा विश्वनाथ धाम में जमकर रंगोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा और गौरा को गुलाल अर्पित कर होली की शुरुआत की, तो फिर तो बाबा विश्वनाथ का पूरा धाम रंगों में डूबा नजर आया। भक्तों ने फूलों से सजी पालकी में बाबा और गौरा की चल रजत प्रतिमा को धाम में भ्रमण कराया और इस दौरान भक्तों ने जमकर डांस किया, रंग गुलाल उड़ाया और इस दौरान पूरा कॉरिडोर हर हर महादेव के जयकारों से भी गूंज उठा। होली की खुमारी लोगों पर चढ़ने लगी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर कृष्ण नगरी मथुरा और राम नगरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। मथुरा की गलियां भक्ति के रंग से सराबोर हैं। कान्हा के भक्त एक दूसरे पर प्रेम के रंग लगा रहे हैं। भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और मगन होकर गीत गा रहे हैं। तस्वीरें मथुरा के राधा दामोदर मंदिर की हैं, जहां होली की धूम मची हुई है। भक्तों पर प्रसादी गुलाल की बौछार हो रही है। मथुरा के सप्त देवालयों में से एक ठाकुर श्री राधा दामोदर मंदिर में रंगीली महोत्सव का आगाज हुआ। ब्रज की गोपियां होली के गीत गा रही हैं और भक्त होली के रंग में सराबोर है। रामनगरी अयोध्या की छटा भी निराली है। नागा साधुओं के बीच यहां होली का आगाज हुआ। हनुमानगढ़ी में बजरंग बली को अबीर लगाने के साथ अवधपुरी में रंगोत्सव शुरू हो गया। हनुमानगढ़ी के 500 संतों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। इससे पहले संतों ने हनुमान जी के निशान की पूजा की। अयोध्या में होली से 5 दिन पहले ही रंगोत्सव का त्योहार रंगभरी एकादशी से शुरू होता है।
प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रंग भरी एकादशी के दिन से अवध का उत्सव चटक हो जाता है। अगर आपके सामने हाथी आ जाए तो आप अपनी जान बचाकर तो भाग जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि शराबी से तो गजराज भी डर गया। सामने गजराज है और गजराज से करीब 6 गज की दूरी पर नशे में धुत ये दारूबाज। शराबी अंकल हाथी के सामने छाती चौड़ी करके उसे ललकार रहे हैं। गजराज ने अगर अपनी तरफ से जवाब दे दिया तो इस शराबी का नशा हिरन होने से पहले ये सितारे जमीन पर दिखने लगेंगे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि शराबियों के कौन मुंह लगे। शायद इंसानी बस्ती में गश्त के दौरान ये बात गजराज के बड़े बड़े कानों में भी पहुंच गई होगी, तभी तो गजराज भी शराबी के सामने से कदम पीछे खींच लेते हैं और उसे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हाथी के सामने थोड़ी देर नशेबाजी दिखाने के बाद शराबी अंकल झोला उठाकर चल देते हैं। गजराज भी उसे जाते हुए बड़ी तसल्ली से निहारते हैं और जब हाथी को महसूस होता है कि खतरा टल गया तो वो भी अपने आगे के सफर का श्री गणेश कर देता है। आपने आज तक चोरी के कई मामले सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक कार सवार घर के बाहर से एक डॉक्टर का कुत्ता ही चुरा कर ले गया। डॉगी चोरी का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर के बाहर एक काले रंग का डॉगी बैठा हुआ है। कुछ देर बाद एक सफेद रंग की बोलेरो आती है और घर के बाहर रुक जाती है। थोड़ी देर बाद बोलेरो के अंदर से एक शख्स उतरता है और डॉगी के पास जाता है। जैसे ही डॉगी शख्स के पास आता है तो वो गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खोल देता है, लेकिन डॉगी कार के अंदर नहीं जाता है। जिसके बाद शख्स जबरन उसके गले का पट्टा पकड़कर गाड़ी के अंदर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। जिसके बाद शख्स इधर उधर देखता है और फिर गाड़ी के पीछे वाला दरवाजा बंद कर बीच वाला दरवाजा खोलता है और डॉगी को गाड़ी के अंदर धकेल देता है। जिसके बाद शख्स गाड़ी स्टार्ट कर मौके से फरार हो जाता है। डॉग चोरी की ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है।